न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की, जहां 5000 छात्रों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है, तो वहीं 150 पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है ये कॉलेज। कॉलेजों पर बकाया है करोड़ों का जीएसटी। विश्वविद्यालय ने 24 जून तक का इन कॉलेजों को अल्टीमेटम दिया है। अगर वक्त रहते भुगतान नहीं किया गया तो फिर परीक्षा से इन कॉलेजों को वंचित रखा जाएगा। तो ऐसे में 5000 छात्रों का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है इन कॉलेजों के कारनामे के चलते, जिन्होंने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है यूनिवर्सिटी को, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने इन कॉलेजों को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि कॉलेज प्रबंधन की करतूत का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। 150 पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता भी खतरे में है। अगर वक्त रहते नहीं दिया, बकाया नहीं चुकाया, तो फिर सख्त एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा। पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, यानी कि कारनामे कॉलेजों के और भुगतान करना पड़ेगा छात्रों को। जी बिल्कुल अपर्णा, यदि देखा जाए तो इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को ही लापरवाही, यूनिवर्सिटी को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार न ठहराना गलत होगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये 2017 से शुरू होता है, जब जीएसटी लागू हुआ था। उस समय हर संस्था हर विभाग को जीएसटी के विषय में जानकारी दी गई थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं था कि जो कॉलेजों को मान्यता दी जाती है उसकी जो फीस ली जाती है उसमें 18% जीएसटी जोड़ना है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब मान्यता दी तो उसमें जो शुल्क था, मान्यता शुल्क, उसमें जीएसटी नहीं जोड़ा और 5 साल तक यूनिवर्सिटी को यह पता भी नहीं था। वहीं कॉलेजों ने भी इस संबंध में ना तो जानकारी जुटाई और ना ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन से इस विषय में कोई चर्चा की, जिसमें दोनों ही पक्षों की गलती नजर आ रही है। 5 साल तक जब पता नहीं था, उसके बाद जब जीएसटी का नोटिस गया यूनिवर्सिटी को, तब उन्हें पता चला कि 18% जीएसटी यानी कि जब यूनिवर्सिटी को नोटिस मिला पवन, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की नींद नोटिस मिलने के बाद टूटी। तो बड़ी बात तो यहां पर यह है कि एक्शन के दायरे में तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी आता है कि पहले से ही आपने इस बात की जानकारी क्यों नहीं हासिल की, नियमों की जानकारी आपको क्यों नहीं थी, अब आप नींद से जागे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी लापरवाही, लेकिन कॉलेजों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कॉलेजों की भी जवाबदारी थी जीएसटी के विषय में जानकारी रखें। मध्य प्रदेश के 450 कॉलेजों में से 150 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जीएसटी जमा नहीं किया है, जिसके बाद नोटिस दिया गया है। लेकिन ये ऐसे समय पर नोटिस दिया गया है, ऐसे समय पर कॉलेजों पर दबाव बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब परीक्षाएं होनी है और 24 जून तक की मोहलत दी गई है। यदि जीएसटी जमा नहीं करते हैं कॉलेज, तो वहां पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है पवन पटेल, आप ही की जिस तरह से आपने बताया कि यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 5 साल तक आप नहीं जागे, और कॉलेज भी हैं क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं इस बात का पता किया कि और अब उन्हें इस समय सीमा के अंदर भुगतान करना होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल में बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर यह बैठक बीजेपी दफ्तर में चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां क्लस्टर प्रभारियों की बैठक के बाद अब कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में मेहनत की और हमारी ये मेहनत सफल है। हम 80% से ज्यादा बूथ जीतने में कामयाब रहे और हमारा वोट प्रतिशत 60% तक पहुंच गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना ज़बरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बना है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो
मेन एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला है और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, मिशन कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप जिस तरह से एमपी में किया है बीजेपी ने, उसके बाद यहां पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी गदगद नजर आ रही है। खुद सीएम ने इस बात को स्वीकारा है कि 80% बूथ बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जीतने के बाद भी समीक्षा करता है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो लगभग 60% वोट जो है वो बीजेपी ने पाए हैं। इसके अलावा 80% बूथ ऐसे थे जिस पर बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए समीक्षा बैठक की जा रही है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, जिला प्रभारियों को बुलाया गया, उसके बाद फिर अब लोकसभा के जो प्रभारी थे उनके साथ बैठक हुई, क्लस्टर जो प्रभारी थे उनके साथ बैठक और अब जो है वो कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो या संगठन से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इस बात को लेकर समीक्षा हो रही है कि आखिर किस आधार पर हम लोगों ने काम किया और कैसे इतनी बड़ी जीत मिली और आने वाले समय में इस जीत को कैसे बरकरार रखना है। तो देखिए, भले ही मध्य प्रदेश में फिलहाल अगले 3 साल तक कोई चुनाव होने की बात ना हो, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार जो है बिल्कुल सही बात आपने कही कि जीत के बाद भी अगर समीक्षा बैठक हो रही है तो ये बीजेपी में ही पॉसिबल नजर आता है फिलहाल के, अगर हम सियासी दृष्टिकोण की बात करें। लेकिन ये समीक्षा बैठक इसलिए भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि चुनाव से पहले याद होगा आपको भी कि 70% वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही थी। तो अभी भी भले ही बड़ा है वोट प्रतिशत बीजेपी के हक में, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। तो जाहिर सी बात है कि आगे और कैसे बढ़ोतरी की जाए उसको लेकर समीक्षा यहां पर की जा रही होगी कि कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए मध्य प्रदेश में 10% वोट बढ़ाने का जो मध्य प्रदेश बीजेपी ने लक्ष्य लिया था उसमें पीछे रही है, क्योंकि अगर बात करें 2019 के आंकड़ों के लिहाज से तो महज 1% के आसपास ही बीजेपी का वोट बढ़ा है। यानी जो पिछली बार 59% के आसपास था वो अब 60% के आसपास वोट मिला है। तो निश्चित तौर पर यह भी समीक्षा करने का विषय है कि जो लक्ष्य रखा गया था हर बूथ पर 370 वोट प्राप्त करने का और 10% वोट शेयर बढ़ाने का, आखिर वो नहीं बढ़ा तो उसके पीछे क्या कारण रहा। इसके साथ ही देखिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कुछ बाई इलेक्शन भी होने हैं, उसको लेकर भी समीक्षा। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा कि अमरवाड़ा में कल वो वहां जाने वाले हैं और जो प्रत्याशी उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं वो भी इस्तीफा देंगे, उनकी सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। और उसके बाद 2 विधायक ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी आए हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे, जो शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उपचुनाव में भी वो मेंटेन रखा जाए, इसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। कल बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह वहां से नामांकन भरेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। साथ ही सीएम ने दावा किया कि अमरवाड़ा में बीजेपी को जनता का बंपर समर्थन मिलेगा। अमरवाड़ा में चुनाव डिक्लेयर हो गया। छिंदवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का भाजपा पे और विश्वास कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बढ़ा है और अमरवाड़ा का उपचुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ है हम पूरी ताकत के साथ न केवल हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, श्री कमलेश शाह हमारे कैंडिडेट है और हमारी सारी एकजुटता के साथ हम कल फॉर्म भरने भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे पुनः आपको मिठाई खिलाने के लिए भाजपा कार्यालय में आमंत्रित करेंगे। हमें हमेशा ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए, कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह का। कहा कि हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। कहा कि एलन मस्क अपने देश के बारे में बोले, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो हमें अपने देश में सुधार करना होगा। क्या एलन मस्क ऐसा कर सकते हैं? एलन मस्क अपने देश की चिंता करें, हमें अपने देश की एजेंसियों पर, हमें अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा है और अगर कुछ कमी है तो उसको हम सुधारेंगे। एलन मस्क तो नहीं सुधारेगा ना। तो एलन मस्क की एक लाइन पर देश में इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं।
मध्य प्रदेश में जल्द ही छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं, जिसका संकेत उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जबकि छात्र संघ चुनाव युवा नेताओं की एक पौध तैयार करती थी। आपको लगता है इस सत्र में होने की संभावना है? देखिए, कैलेंडर में हम हर वर्ष छात्र संघ चुनाव के लिए वो छोड़ते हैं, किन्हीं कारणों के कारण से, परिस्थिति बनने के कारण से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाते हैं। अभी छात्र संघ चुनाव हम किस पद्धति से कराएंगे उस पर डिस्कशन चल रहा है। आने वाले समय में हम उसका जल्दी निर्णय करेंगे। अब बात गौवंश तस्करों की। मंडला में पुलिस और प्रशासन ने गौवंश तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ ओवैसी है जो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, तो उधर उच्च शिक्षा मंत्री ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक ने भी गौ तस्करों पर हुई कार्रवाई का समर्थन किया है। मंडला में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के नैनपुर थाना इलाके में भैंसबाई गांव में पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल पुलिस ने भैंसबाई गांव में दबिश दी थी। इस दौरान घरों की तलाशी के दौरान मृत गोवंश के अवशेष फिर से पुलिस ने जब्त किए थे। 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर करीब 150 जीवित गोवंश को मुक्त कराया था। खुले में जिंदा मवेशी लगभग 150 के आसपास फैले हुए थे जमीन में। मोहल्ले के आजू बाजू कुछ बंधे थे। ये सब चीज़ों को देखा तो हमें भी लगा कि इतने तादाद में इनका मवेशी तो नहीं है, कि सही में हकीकत वो ने बताया फिर हमारे सामने भी कि हम ये काम करते हैं, हत्या किए हैं, गौ मारते, मांस बेचते हैं। मामले में अब सियासत गर्मा गई है। AIMIM नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, पुलिस धर्म जाति देखकर काम नहीं करती, उन्हें अपने समाज के लोगों को समझाना चाहिए। पुलिस कार्रवाई करने जाती है, कोई भी अपराधी हो, अपराधी को पकड़ना, धर्म देखती ना जाति देखती है। अब अधिकांश ऐसे अपराधों में मुसलमान ही क्यों मिलते हैं? उनको अपने समाज के लोगों को भी समझाना चाहिए कि भारत में आस्था का विषय है गौ माता, गाय, उसकी हत्या करने से उनको क्या मिलना है। एक यहाँ के समाज की भावना को ठेस पहुँचाने में हर जगह पर पकड़ाते हैं, तो कौन पकड़ाते हैं? ये ओवैसी साहब को स्वयं विचार करना चाहिए। कांग्रेस विधायक चैन सिंह वरखड़े ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, गौ तस्करी जैसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी इससे जुड़े हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले ये जो घटना सामने आई है, निश्चित उस पर प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन और राजस्व सभी ने मिलकर जो ये कार्रवाई की है कि हमारे एक मंडला जिला जो शांत जिला है, जहाँ इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है, और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन पे प्रतिबंध लगे। पुलिस की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। मंडला से कृष्णा साहू, न्यूज 18। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोहन सरकार अब मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए पेड़ नहीं काटेगी। सरकार ने फैसला किया है कि तुलसी नगर, शिवाजी नगर में हरे भरे 29,000 पेड़ अब नहीं काटे जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद स्थानीय लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। लोगों ने जश्न भी मनाया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके से पेड़ जो काटे जाने थे उसको लेकर आंदोलन चलाएगा, और आंदोलन के बाद अब आप देख सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर आई हो। सरकार ने अपना जो प्रस्ताव है वापस ले लिया है। देखिए, रहवासियों में इतनी खुशी है कि मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू चौहान जी। सर, कितनी बड़ी जीत, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है यहाँ पर?
निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से 60,645 पेड़ जो सरकार के हिसाब से 29,000 थे, मेरे हिसाब से 60,645 थे, और मकानों को जिस प्रकार से लोग रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे। हमारी ये माताएं बहनें सब शादी होकर आई थी, इनके पहले के पेड़ हैं, इनके बाप दादाओं ने पेड़ लगाए थे और इनको पेड़ों को बच्चों की तरह इन लोगों ने पाला। तो आज निश्चित रूप से खुशी की बात है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार का आभार मानता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का आभार मानता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और जिस प्रकार से हरियाली को नष्ट होने से उन्होंने बचाया है, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। आप लोग भी इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, चिपको आंदोलन आप लोगों ने चलाया। आपकी तो समझ ही नहीं, इतनी खुशी हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो देखिए और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप लोग भी चिपको आंदोलन में रहे, लड़ाई लड़ी आपने। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज मतलब सरकार ने इतनी अच्छी मतलब हमारे लिए सोचा कि भैया पेड़ पौधे नहीं कट रहे हैं। पेड़ पौधे कट जाते हैं तो पूरी सुंदरता ही चली जाती भोपाल की। हम बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन चलाया और आंदोलन के बाद आज वो लोग खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जीत है और सरकार का आभार भी मान रहे हैं। कैमरामैन रजत तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बाबरी मस्जिद का जिक्र एनसीईआरटी किताब से हटाने पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जहां बीजेपी ने एनसीईआरटी के फैसले का स्वागत किया, तो वही कांग्रेस का कहना है कि ये ऐसे विषय हैं जो पाठ्यक्रम में रहेंगे तो चर्चा होती रहेगी। ऐसे में इस तरह के विषय को हटा देना ही सही है। देखिए, एनसीईआरटी की किताबों का जो तैयार करते हैं वो इतिहासकार करते हैं, और इतिहासकारों ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी ने कुछ सोच समझ के ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके काम किया होगा। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला जिसे हिंदू समझ रही थी वो मुसलमान निकला। जब इस बात का पता महिला को हुआ तो आरोपी उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला अपने पति से झगड़े के बाद अलग रह रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राजू उर्फ शब्बीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताया और महिला से दोस्ती की। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला और आरोपी दोनों ही भिंड के गोहद के रहने वाले हैं और 1 साल पहले ही ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क के सैनिक कॉलोनी में रहने आए हुए थे। रायसेन की बात करते हैं, जहां सर्राफा व्यापारी से कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर भी लगा है। बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे और उसके कुछ रिश्तेदारों ने सर्राफा व्यापारी से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। उसके बाद मारपीट के बाद व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्वालियर में 2 दोस्तों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की दोनों साथियों की हत्या की थी। हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पहले दोनों को पिलाई शराब, फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला। मृतक कौशल राजावत ने 13 लाख में बेची थी जमीन। दोस्त के रुपए छीनने के लिए विकास ने की थी दोनों की हत्या। और अब आपको दिखाते हैं राहत पहुंचाने वाली 3 तस्वीरें। जी हां, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों में पहले आंधी चली, तूफान आया, फिर झमाझम बारिश हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अनूपपुर, छतरपुर और निवाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ आंधी और तूफान ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई। कई पेड़ गिर गए, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। लेकिन जो गर्मी से लोग जूझ रहे थे, उस गर्मी से फिलहाल राहत मिली है झमाझम बारिश के बाद। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। ग्वालियर में डबल मर्डर केस का